चलो बेटा, हमारा पेपर नंबर कौन सा है? पेपर नंबर 7 है। नाम क्या है? बोथ कैरी कितने मार्क्स? पता था ये भी नहीं पता था? अरे इसकी निब कैसे मोटी होगी? सही है। सुनना बेटा, क्या ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ पे? हाँ, कितना कितना? यहाँ पे 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। 35 मार्क आपको लिखने वाला पेपर आएगा, लेकिन पेपर आपका होगा 45 मार्क्स का, जिसमें से 10 मार्क का कैसा होगा? ऑप्शनल। सही है। हमारे पास चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सब सेम वेटेज रखते हैं, मतलब मैं बोलूँगा 6 से 8 मार्क की। कभी भी इंस्टीट्यूट किसी में से भी पूछ लेता है, इसलिए मार्किंग स्कीम बनाई नहीं है मैंने। ठीक, तो 6 से 8 मार्क की वेटेज रखते हैं। चैप्टर 1 बहुत छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पूछेगा नहीं इंस्टीट्यूट। थ्योरी का पेपर है, कहीं से भी कुछ भी वो लोग पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो केस स्टडी का आएगा, लेकिन केस स्टडी के नाम पे उसमें कुछ भी नहीं होगी, नल्ली से केस स्टडी होगी। वहां पे आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली पूछना क्या जा रहा है। अभी मैं समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे। डन। तो पेपर के बारे में जान लिया आपने, समझ में आया? इतना क्या आएगा? 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये भी ये इसमें इंक्लूड है। डन। और 35 मार्क का क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव। लेकिन पेपर कितने का आएगा? 45 का, 10 मार्क का ऑप्शनल होगा। चल सकते हैं? आइए, आज हम एसएम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एसएम का हम जो पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, वो है चैप्टर नंबर 1। क्या है? चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है इसका? इंट्रोडक्शन टू दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सुनिएगा, आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिल्कुल आपके बिजनेस की तरह लगेगा जो आपने 12th में पढ़ा था। सही है, प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी। और सुनिएगा, ये इजी है, ये आपके बाकी पेपर्स के मुकाबले इजी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है चेक करने का, वो हार्ड हो जाता है। आपको ये बात तो पता ही होगी, इंस्टीट्यूट जो इजी चीजें हैं, इंस्टीट्यूट जो इजी चीजें हैं वो उनको जब चेक करता है तो जो मार्किंग का स्टाइल है, मार्किंग की जो स्कीम है, वो उनकी कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे आप नंबर तब स्कोर कर पाओगे, मार्क्स तब स्कोर कर पाओगे जब आप मेरे बच्चे बुक की लैंग्वेज लिखोगे। तो यहाँ पे हमारे साथ साथ आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको लर्न करना है। आपको ये EIS और SM दोनों लर्न करने हैं, बार बार पढ़ने हैं, टेक्निकल वर्ड्स इनके याद करने हैं। एग्जैक्ट आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी आपको एग्जैक्ट रखने की कोशिश करनी है जो यहाँ पे होती है। सही है, जैसे आप BST में 12th में 11th में याद करते थे। चले? सही है। तो सब्जेक्ट इजी है, लेकिन तैयारी उस हिसाब से ही करनी है, उतनी मेहनत से ही करनी है और याद करना है। आइए, तो बेटा पहला जो टॉपिक आ रहा है इसमें किस चीज का आ रहा है? बिजनेस पॉलिसी का। इसमें हम ना समझेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, उससे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? बिजनेस की पॉलिसी को। पॉलिसी से ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट निकला है। जो स्ट्रैटेजी वर्ड है वो कहाँ से निकला है? पॉलिसी से ही निकला है। अभी देखेंगे, है ना? पढ़ दूं एक बारी? तैयार हो? कह रहा है बिजनेस पॉलिसी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। कह रहा है जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके क्या है? ये फंक्शन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कह रहा है ये क्रूशियल प्रॉब्लम अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ द एंटिटी है एंड डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इन द फ्यूचर। पहला पॉइंट तो समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट क्या बोलता है मेरे बच्चे? फंक्शन है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? सीनियर मैनेजमेंट की। और ये वो क्रूशियल प्रॉब्लम अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ द एंटिटी है, यानी जो क्रूशियल प्रॉब्लम है उनको कैसे हम सक्सीड करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनको ठीक करने की जो हम
रूल और रेगुलेशन जो पॉलिसी तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस पॉलिसी, है ना। और कह रहा है डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये वो डिसीजन है जो डिटरमाइन करेंगे डायरेक्शन किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, एंड शेप इन द फ्यूचर। कोई भी पॉलिसी इसी चीज को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि उससे हम अपने गोल को अचीव कर पाए, है ना। तो जो हमारी डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की और जो शेप है फ्यूचर की, उसके लिए जो डिसीजन करे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बिजनेस पॉलिसी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, देखिए देखिए सुनिए। कह रहा है बिजनेस पॉलिसी टेंड टू एम्फासाइज और ऑन द rational analytical aspects of the strategic management which enable a manager to better handle the general management responsibility effectively. डन। जैसे एग्जांपल भैया, नो एक्सचेंज नो रिफंड, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी एक तरह की बिजनेस पॉलिसी है। ये कैसे ड्राइव करी होगी हमने, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसके लिए हमने एक पॉलिसी तैयार करी कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा कभी ना आए, तो हमने ये पॉलिसी तैयार कर दी। समझ में आया, ये वाला पैरा समझ में आया, हाँ बोलो बोलो, हाँ चलें आगे। कह रहा है ये एनेबल करता है मैनेजर को बेटर हैंडल करने में जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। बस इस पैरा में ये बात लिखी है ना। ऊपर वाला पैरा आपको याद हुआ, हाँ ऊपर वाला पैरा याद हुआ, क्या है ये रोल, क्या है ये फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की, और क्रूशियल प्रॉब्लम को अफेक्ट करने वाली सक्सेस ऑफ द एंटिटी। ऐसी लैंग्वेज आपको पता होगा कि क्यों लग रही है ये ऐसी लैंग्वेज, क्योंकि मॉड्यूल ने ऐसा लिखा है, ये मॉड्यूल में से एक्सट्रैक्ट करी गई है। तो जो आप मॉड्यूल भी पढ़ोगे ना वहां सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। डन। अगर हम आप अपनी लैंग्वेज में भी बिजनेस पॉलिसी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन वहां पे मिलेगा जीरो। वहां पे कितना मिलेगा, जीरो। तो आपको लिखना वही है जो इंस्टीट्यूट बोल रहा है। चले, इसलिए हम ये टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। चलें आगे आइए। जैसे नो एक्सचेंज नो रिफंड पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी अलाउड, ये भी पॉलिसी है। हमने बोला सीओडी हम अलाउड करेंगे, है ना। डन। कह रहे रिटर्न अलाउड विद इन 7 डे, और केवाईसी डॉक्यूमेंट मस्ट बी ओपन इन द बैंक अकाउंट। ये अलग अलग आपको बिजनेस पॉलिसी के एग्जांपल दे दिए। ये क्या है सब मेरे बच्चे, बिजनेस पॉलिसी है। समझ में आया, चलें आगे। ये नहीं पूछेगा आपसे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछेगा आपसे। चलें, लेकिन याद करना है, सुनिएगा आप। कह रहा है बिजनेस पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी जन्म कैसे हुआ बिजनेस पॉलिसी, कब से ये वर्ड निकल के आया कि बिजनेस पॉलिसी भी कोई चीज होती है। तो कहता है 1911 में, 1911 दैट इज 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इंट्रोड्यूस करा था ये इंटरेक्टिव कोर्स मैनेजमेंट का। सारी बातें बेटा मॉड्यूल में लिखी हुई हैं, ये सुन रहे हो आप, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपके स्टडी मैट में लिखी हुई है, वहां से एक्सट्रैक्ट करी गई हैं। वहां आप पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, वहां ज्यादा पेजेस का है चैप्टर, यहाँ पे कम पेजेस का है, बस इसलिए। ठीक है, एक बार यहाँ से पढ़ लोगे, सुन लीजिए प्लीज, एक बार यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको वो जाना पहचाना लगने लगेगा, तो आप जल्दी से पढ़ लोगे। चले सुनिएगा। 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक इंटरेक्टिव कोर्स निकाला था जो कि मैनेजमेंट के ऊपर था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ लीगल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज अमॉन्ग द बिजनेस एग्जीक्यूटिव। तो ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लोगों के अंदर मैनेजमेंट की और ऑब्जेक्टिव क्रिएशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक कोर्स डिजाइन करा था। उस कोर्स के तहत जब वो कोर्स फर्दर स्टडी करी गई, धीरे धीरे कोर्स में अमेंडमेंट आती है, जैसे आपका भी कोर्स अब नया हो रहा है ना, तो वैसे उनका भी नया हुआ होगा कब, 1959 में। 1911 में पहले आया, फिर 1959 में अमेंड करके बिजनेस पॉलिसी फॉर्मली इंट्रोड्यूस करी एकेडमिक्स में। क्लियर है, नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो 1959 में उन्होंने बिजनेस पॉलिसी के वर्ड को फॉर्मली एकेडमिक में इंक्लूड कर दिया। इसका जन्म कहाँ से हुआ है, 1911 में, जो उन्होंने एक इंटरेक्टिव कोर्स निकाला था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वालों ने। डन। फिर कहता है इट वाज मेड मैंडेटरी टू इंक्लूड द कोर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी इन ऑल रिकॉग्नाइज्ड यूएस बिजनेस स्कूल्स एंड द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो कह रहा है जितने भी वहां के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट थे उन्होंने ये पढ़ाना हर कोर्स में चालू कर दिया कि जितने भी मैनेजमेंट के स्कूल होंगे या इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे बिजनेस पॉलिसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहां पे बिजनेस पॉलिसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। चले आगे चले, समझ में आया, इतना समझ में आया नहीं आया, हाँ देख लो। अब कहता है यहाँ पे एज पर विलियम एफ ग्ल्यूक, कहता है बिजनेस पॉलिसी
evolved further as a managers started using the long term planning and strategic planning from the short term and the medium term planning. अब दिखा रहा है, देखना धीरे धीरे हमने कैसे बिजनेस पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चेंज कर दिया या इवॉल्व कर दिया या अपग्रेडर, जो भी खेलना है मेरे साथ आ जाओ। क्या क्या बात चल रही थी बेटा? हम बात कर रहे थे कि कैसे बिजनेस पॉलिसी को हमने अपग्रेड कर दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। देखिएगा, कह रहा है बिजनेस यूज टू बी कंडक्टेड ऑन एडहॉक बेसिस विद द लिटिल और नो फॉर्मल प्लानिंग। पहले जो बिजनेस की फेज थी ना, फेज 1, जब बिजनेसेस स्टार्ट हुए थे, तो वहां पे कोई बिजनेस प्लानिंग नहीं करी जाती थी और एडहॉक बेसिस पे बिजनेस चल रहे थे। मतलब जैसे तैसे चल रहे थे, कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता था बिजनेस को चलाने का, कोई हायरार्की नहीं होती थी, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता था। डन। फिर फेज 2 आई, जब कंसेप्ट आया किसका? बिजनेस पॉलिसी का। arises and entities started using the control system like the capital budgeting management by the objective, है ना? The short term, medium term and finally long term planning came to be used. सही है? सुनिएगा, तो फेज 2 आई जहां पे जन्म हुआ किसका मेरे बच्चे? बिजनेस पॉलिसी का। और हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में किसको यूज करने लगे? बिजनेस पॉलिसी को। समझ में आया? अब देखिए, अब आप जहां जी रहे हो वो क्या है? फेज 3। वो कह रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाज रिप्लेस्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लेटर बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ग्रोथ एंड कंपटीशन को इन्होंने मिक्स कर दिया। यहाँ पे बेटा कंपटीशन मिसिंग था। इन्होंने देखना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ग्रोथ और कंपटीशन को ऐड करके इस चीज को क्या बना दिया? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया कि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल प्रोसेस, है ना? अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। अभी आपने ये जाना है कि पहले बिजनेस पॉलिसी होती थी, बिजनेस पॉलिसी का कैसे इवॉल्व हुई, वो कैसे वो हमारी पिक्चर में आई, किसने उसे इवॉल्व करा, ठीक है, और कैसे हम बिजनेस पॉलिसी से धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ आ गए। चल सकते हैं? आइए चले, आइए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेटा 2 वर्ड से बनता है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजी एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट। सही है? समझ में आ रहा है? आइए अब पहले स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। समझ ले क्या? अरे बोलो बोलो। हाँ, द वर्ड स्ट्रेटेजी इज डिफाइंड एज समथिंग दैट हैज टू डू विद वॉर एंड द वेज टू विन ओवर एनिमी। आपको पता है सबसे पहले ये जो वर्ड है ये आर्मी वालों ने यूज करा था। स्ट्रेटेजी जो वर्ड है ये आर्मी वालों ने यूज करा था, और आर्मी में ये यूज होता था कि क्या स्ट्रेटेजी है वॉर को जीतने की। तो उन्होंने इस वर्ड को यूज किस सेंस में करा था? उन्होंने इस सेंस में करा था कि भैया वॉर चल रहा है, एनिमी सामने है, हमें ऐसा क्या करना है कि हम जीत जाएं। स्ट्रेटेजी अगर आप ध्यान से सोचो स्ट्रेटेजी वर्ड के बारे में तो वही है। भैया आप सुनिए, आपका इंटर का एग्जाम है, आपके लिए वॉर से कम नहीं है। आईसीआई जो पेपर में देने वाला है एनिमी वाले काम करने वाला है, और आपको वो वॉर जीतनी है। क्या स्ट्रेटेजी बनाई आपने? हाँ हाँ, सबसे पहले स्ट्रेटेजी मेरे को पास होना है। स्ट्रेटेजी का जो सबसे पहला फेज है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा। सबसे पहले तो यही डिसाइड करोगे ऑब्जेक्टिव क्या है। वॉर हारना है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को जीतना है। तो सुनिएगा, पहला पहला काम क्या करना है? व्हाट इट वांट टू बी, मतलब हमें कहां पहुंचना है, हमें क्या कंक्लूजन चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी से। सही है? सबसे पहला तो आपने डिसाइड कर लिया सर मेरे को रैंक लानी है। सही है? अब रैंक आपको लानी है, रैंक लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अकाउंट की क्लास आपको टाइम पे खत्म करवानी पड़ेगी। बोलो बोलो। हाँ, क्या उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा? तो देखिएगा, कह रहा है व्हाट इट वांट टू डू। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसको अचीव करने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, या अपने आप हो जाएगा? हाँ सर रैंक आ जाएगी, सो के उठाऊं अभी मैं 12 बजे, आ जाएगी रैंक? नहीं। तो सुनिएगा, व्हाट इट वांट टू डू। सही है? अब सुनिएगा,
कह रहा है ये जो आपकी जो रैंक है, ये क्यों लाना चाहते हो रैंक? बताओ, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, कि हमारा ये जो गोल है, आज का जो गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे आगे आने वाले बहुत सारे रीजन हैं। आप सीए क्यों कर रहे हो? एक बहुत बड़ा रीजन है इसके बाद कि आपको सीईओ बनना है, आपको बिजनेस खोलने हैं, आपको सीएफओ बनना है। हो सकता है कि टेस्ला के अगले सीएफओ आप ही बन जाओ, अभी जैसे सीए साहब बने हैं कोई वैभव जी करके, है ना। देखिएगा, अब कह रहा है वेयर इट वांट टू गो। डन। तो स्ट्रेटेजी में आप ये सब डिसाइड कर लेते हो, है ना। इस पूरी फॉर्मेशन को, इस पूरी स्टडी को जो हमने अभी करा, यानी हम विजन डिसाइड कर लिया, विजन को डिसाइड करने के लिए क्या काम करना है वो कर लिया, है ना। और उसमें एक शॉर्ट टर्म विजन जो गोल है वो भी हमने डिसाइड कर लिया। वही काम है हमारा पूरा स्ट्रेटेजी का, जिसको आप ब्लूप्रिंट भी बोलते हो, जिसको आप ब्लूप्रिंट भी बोलते हो। और ये ब्लूप्रिंट आपने वो देखिए बाहुबली, बाहुबली में जब युद्ध होने वाला होता है, काल के जब उन पे अटैक करने वाला होता है, वो एक नक्शे पे डिसाइड कर रहे होते हैं। देखा है आपने वाला सीन? नक्शे पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि बाहुबली यहाँ से जाएगा और जो दूसरा वाला कौन होता है, भल्लाल देव, वो यहाँ से अटैक करेगा, है ना। और उनकी जो मम्मी जी होती हैं उन्हें विजन भी दे देती है कि जो इसको मारेगा उसको मैं सिंहासन में बिठा दूंगी। विजन भी मिल गया, गोल भी डिसाइड हो गया, कैसे करना है वो भी डिसाइड कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा था वहां पे? उन्हें पता नहीं था कि विकास सर की क्लास में ही पढ़ाया जाता है। देखो अब समझ में आया नहीं आया? पढ़े आप, अब देखो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द वर्ड स्ट्रेटेजी इज डिफाइंड एज समथिंग दैट हैज टू डू विद द वार एंड द वेज टू विन ओवर एनिमी। देखिएगा, इट रेफर टू द लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर इमेज, डिजायर डायरेक्शन एंड द डिजायर डेस्टिनेशन। सही है। देखिएगा, इट इज फ्लेक्सिबली डिजाइन एंड प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू सर्च, इवेल्युएट, एक्सप्लॉइट दी अपॉर्चुनिटी। अब मेरे को बताना, सुनिएगा प्लीज। प्लीज आइए, यहां तक समझ गए थे? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कह रहा है इट इज फ्लेक्सिबली डिजाइन प्रोवाइड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू, किस लिए? ये एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देता है टॉप मैनेजमेंट को टू 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 पे फोकस करिएगा। कह रहा है सर्च, इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट दी अपॉर्चुनिटी। आपने स्वॉट एनालिसिस का नाम सुना है? क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो उससे ही ये सारे पॉइंट निकलते हैं। सुनिएगा, ये कह रहा है कि ये एक ऐसा फ्लेक्सिबली डिजाइन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होता है जिससे आप अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाओ? ग्रैब कर पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ, एक्सप्लॉइट कर पाओ। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? अब मेरे को बताना, आपने आपने रैंक लाने का सपना देखा, तो उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे या नहीं करोगे? अपॉर्चुनिटी क्या है आपकी? छोड़ो सर, ऐसी बातें मत करो। अपॉर्चुनिटी क्या है बताइए? हाँ, सर्च करोगे, इवेल्युएट करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे अपॉर्चुनिटी को। इसका मतलब यह है कि आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ से किसके नोट्स किस तरीके से पढ़ने हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है तो सिर्फ विकास सर से ही पढ़ना है, जल्दी से उसे खत्म करके अच्छे से रिवाइज करना है, बुक की लैंग्वेज पूरी पूरी याद कर लेनी है ना। तो जितनी भी, जैसे अब एक तरह से जो क्लास चल रही है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसे ग्रैब करोगे आप। जितनी भी क्लासेस जो भी दे रहा है XYZ टीचर, जो भी दे रहा है, वो एक बच्चे के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी तो है। आप बताओ ना, अपॉर्चुनिटी तो है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करोगे उस स्ट्रेटजी के तहत। आया समझ में नहीं आया? आगे देखिए, परसीव थ्रेट एंड मीट इट। आप पता लगाओगे आपकी कमजोरी क्या है, किस किस चीज से आपको डर लगता है। तो आपको जब थ्रेट पता चल जाएगा तो आप उसे मीट आउट कर लोगे टीचर की मदद से, किसी अपने सिस्टम को चेंज करके, प्रोसेस को चेंज करके, तरीके को चेंज करके, है ना। अपनी स्ट्रेटेजी से, टीचर की हेल्प से आप उसको मीट आउट कर लोगे। तो पहले आप अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर लोगे, फिर थ्रेट के ऊपर काम कर लोगे, है ना। देखिएगा, कह रहा है मेक फुल यूज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द रिसोर्सेस। और आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे। जो सब्जेक्ट आपको, आपके लिए ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे, उसमें आप 100 मार्क लाने की तैयारी करोगे। अगला कह रहा है ऑफसेट दी कॉर्पोरेट वीकनेसेस। बोले तो जितनी हमारी वीकनेसेस हैं, थ्रेट और वीकनेस में फर्क समझ में आता है? हाँ,
थ्रेट का मतलब तो जिसको ओवरकम कर सकते हैं, वीकनेस का मतलब वो इनहेरेंट वीकनेस ही हो गई एक तरह की, लेकिन उस पर काम करा जा सकता है, उसे थोड़ा ठीक कर सकते हैं, तो आप अपनी वीकनेस पे काम करोगे। तो ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर हो गए और ये इंटरनल फैक्टर हो गए। समझ में आया? स्ट्रेंथ वीकनेस किसी बंदे के अंदर होती है, वो एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर हो गए, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर हो गए कि भैया क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? थ्रेट आपके दोस्त हैं, पार्टीज हैं, थ्रेट आपके लिए है या नहीं है? अब आपने देखा सीए फाउंडेशन के पेपर को शिफ्ट कर दिया, आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया। कितना पोस्टपोन करा? पहला पेपर कितनी तारीख को है? 31 न्यू ईयर की रात पहला पेपर, न्यू ईयर ईव के दिन, 1 तारीख की छुट्टी, फिर 2 को पेपर। इंस्टीट्यूट का मत, तो उन्होंने चाहा है कि सीए फाउंडेशन का न्यू ईयर थोड़ा हिला दें, इसलिए करा है, तो वो ट्रेथ हो गई उनके लिए वहां पे। अब ट्रेथ में चले गए ना सब यार, उस दिन तो सारी जगह पार्टी चल रही होगी, उन्हें पढ़ना पड़ेगा बेचारों को। आ जाओ आगे आइएगा। एनीवे छोड़ो उसे, कह रहा है इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी आर फॉर्मुलेटेड एट, प्लीज इधर, कॉर्पोरेट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे, यानी तीनों ही लेवल पे आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। तो उनका क्या क्या विजन होता है, तीनों लेवल का अलग अलग विजन होता है, तो वहां पे आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हो। समझ में आया? स्ट्रेटेजी वर्ड समझ में आया या नहीं आया? पक्का याद हो जाएगा? चले सुनना, अब मैं बताता हूँ याद करने का तरीका आपको। सुनो, इसमें तो 3 चीजें दी, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या विजन है। फिर ये शॉर्ट एनालिसिस थी, याद हो गई? याद हो गई? हुई याद नहीं हुई? बताओ। कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या विजन है, और शॉर्ट एनालिसिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। चलें आगे, आइए। पेपर बेटा बहुत आसान आएगा, तो आपको बस याद करना है। नहीं दिख रहा? ये वही स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन को कम दिख रहा है क्या? जूम करूं? आइए सुनिएगा आप। कह रहा है इज स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव होती है या रिएक्टिव होती है? आप बताइए मेरे को, आप बताइए। दोनों ही होती है सर। सुनिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड, पेपर देखा था मैंने, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें लॉकडाउन का सिनारियो दिया था। 2 कंपनी दी थी, दोनों को बोला था दोनों कंपनियां बहुत अच्छी चल रही हैं, ठीक है। अब दोनों कंपनियां बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन बीच में क्या आ जाता है? कोविड आ जाता है, और ऐसे सिनारियो बनते हैं कि कोविड के दौरान लॉकडाउन लग सकता है, ऐसे सिनारियो बनते हैं। अब एक कंपनी है, सुन लीजिएगा, ए लिमिटेड, और एक कंपनी है बी लिमिटेड। इसको पता लग गया, इसको भी पता लग गया कि सिनारियो बनते हैं, बन सकते हैं कि लॉकडाउन लग जाए। तो ए लिमिटेड ने क्या करा, सारे ऑपरेशन अपने क्या कर दिए, ऑनलाइन। और अगर जो थोड़े बहुत बुला भी रहा है तो हाइजीन मेंटेन कर रहा है, ठीक है, हाइजीन मेंटेन कर रहा है। और उसके बाद बोलो बोलो, उसके बाद जो कस्टमर की जो कंप्लेंट है, फीडबैक है, वो भी सब ऑनलाइन कर दिया, ऑर्डर भी ऑनलाइन कर दिए, ठीक है, डिलीवरी भी पहुंचाने का अरेंजमेंट कर दिया। यानी उसने सारी स्ट्रैटेजी बना ली कि लॉकडाउन लॉकडाउन को लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसने तैयार कर ली। पेपर क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही दिया जाएगा आपको। और बी ने क्या करा, जब लॉकडाउन लगा तो पहले तो इंतजार करा कि खुलेगा, पहले सोचा कि ये ओपन होगा, फिर उसके बाद ओपन नहीं हुआ तो कह रहा है चलो अब कुछ कर लेते हैं, तो उसने बाद में स्टार्ट करा सब कुछ, ठीक है। सबसे पूछ रहा है कैसे कैसे करना है, करा उसने भी, लेकिन बाद में करा। आप मेरे को बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, कौन सी स्ट्रैटेजी इस सीन में बेटर है। ये सिनारियो आपको दिया जाएगा केस स्टडी में, ए के बारे में भी बताया जाएगा क्या करा, बी कंपनी ने क्या करा, फिर ये पूछा जाएगा बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करी, तो आप बोलोगे ए ने कौन सी, प्रोएक्टिव, और बी ने कौन सी, रिएक्टिव। कौन सी वाली बढ़िया है यहाँ पे? प्रोएक्टिव बढ़िया है, क्योंकि प्रोएक्टिव में जल्दी रिजल्ट आएगा, कंपटीशन को आप बीट कर दोगे, है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन बी को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आप ऑनलाइन वाला, क्योंकि वो लेट आया है, उसको नॉलेज भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है?
तो इसका कंक्लूजन में आप पहले लिख दोगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी का मतलब, फिर लिख दोगे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हुई, प्रोएक्टिव पहले वाले में, रिएक्टिव दूसरे वाले में, कंक्लूजन में बोल दोगे ये वाली स्ट्रेटेजी बढ़िया है। समझ में आया? तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव समझ में आ गया इस केस से ही आपको? हाँ, समझ में आया या नहीं आया? प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव बोले तो प्री प्लानिंग हो जाती है जिसमें, है ना, और रिएक्टिव बोले तो जहां पे पोस्ट प्लानिंग होती है। समझ में आया? आपको पता चल गया सामने वाला थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ मारने वाला है, आपने उसका हाथ रोक लिया, ये क्या था? प्रोएक्टिव। उसने थप्पड़ मारा, आपने घुमा के थप्पड़ मारा, ये क्या था? रिएक्टिव। चले आइए, कह रहा है कंपनी एक्सपीरियंस, नो हाउ, रिसोर्सेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड द कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज के बेसिस पे कह रही है प्लान कर लेती है स्ट्रेटेजी, न्यू इनिशिएटिव प्लस द ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी, फीचर्स कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रायर पीरियड एंड कह रहा है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कैसी होती है? अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस। मेरे को बताना, ये जो इसने स्ट्रेटेजी बनाई थी, इसने अपनी प्लानिंग के हिसाब से बना दी थी और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना दी होगी कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ तो उसे पता ही है। उसे बस इतना ध्यान लगाना है कि कैसे इन सबको ऑनलाइन पे शिफ्ट करना है, कैसे लॉकडाउन में भी अपना बिजनेस चला के रखना है। लेकिन रिएक्टिव पॉलिसी, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी को क्या बोलोगे? अडेप्टिव। ये तो एक तरह से अडेप्टिव है ना, जो चीज आई हमने अडेप्ट कर ली, थप्पड़ आया खा लिया, अडेप्ट कर लिया, फिर रिएक्शन दिया है। इससे बढ़िया पहले ही रोक दे भाई, उसको रिएक्शन देना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है नहीं है? तो कह रहा है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अडेप्टिव, कह रहा है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कैसी होती है? अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग दी सर्कमस्टांसेस, यानी पहले हम अडेप्ट करते हैं फिर चेंज करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव में हम अडेप्ट नहीं करते, सीधा उसको वो करते हैं ना, आपदा को अवसर में चेंज कर देते हैं। समझ में आया? तो वो क्या हो गया? एक तरह से प्रोएक्टिव हो गया। तो ये एक्चुअल कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी को तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटेजी दोनों है, प्रोएक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, लेकिन प्रोएक्टिव अधिकतर जगह पे बढ़िया होती है, वो ज्यादा अच्छी है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, रिएक्टिव के कम अच्छे हैं, है ना। लेकिन कई बार आप देखोगे कि प्रोएक्टिव गलत भी चली जाएगी। मान लो आपने सारी प्लानिंग कर ली, लॉकडाउन ही नहीं लगा, अब लग गया तो प्रोएक्टिव बढ़िया हो गई, वहां तो आपको केस स्टडी दी थी। लेकिन अगर नहीं लगा तो आप बोलोगे रिएक्टिव वाला बढ़िया है। वो होता है ना, कई बार कुछ काम मिलता है हमें तो हम बोलते हैं यार अभी मत कर, क्या पता करना ही ना पड़े, है ना। ऐसा आप आर्टिकलशिप में करोगे, जब आपके प्रिंसिपल आपको काम देंगे आप सोचोगे छोड़ यार क्या पता करना ही ना पड़े, सर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। चलो पढ़ दूं आप, आइएगा। कह रहा है कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। ए प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज प्लान्ड स्ट्रेटेजी, इट इन्वॉल्व previously initiated business approach that are working well enough to continue it and newly launched business approach to strengthen the company overall position and the performance। जो आपने ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई है ये किस बेसिस पे बनाई होगी? पहली बार बना रहे हो तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई थी। कह रहा है प्रीवियसली इनिशिएटेड बिजनेस अप्रोच, आपने पहले भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, आप आज यहाँ तक पहुंचे हो बिजनेस में, तो उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आया होगा, उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड करके आपने उस एक्सपीरियंस की नॉलेज के बेसिस पे आपने आज जो स्ट्रेटेजी तैयार करी है वो एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी तैयार करी है ना। दैट आर वर्किंग वेल इनफ टू कंटिन्यू इट एंड न्यूली लॉन्च बिजनेस अप्रोच टू स्ट्रेंथन द कंपनी ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। लेकिन रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे तैयार हो रही है? बाहर वालों को देख के भी हो सकती है, जब हमारे पास कोई चीज बर्डन आया तब हम देख रहे हैं कि क्या करना है ना। रिएक्टिव वही होता है कि कल पेपर है आज पढ़ाई हो रही है। देखिएगा कह रहा है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अडेप्टिव स्ट्रेटेजी, ये सब लिखना है बेटा एज इट इज। समझ में आ रहा है आपको? बोलेगा रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अडेप्टिव स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड ऑन बेस्ड ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट, एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। सुनिएगा पहले पूरा पढ़ा देता हूं। कह रहा है hence when the market and the competitive condition take the unexpected changes and some aspect of company's strategy hit a stone wall, entity has to take the strategic reaction known as the reactive strategy. Further there is a need to adapt the strategy to new learning and the idea। ठीक है, सुनिएगा प्लीज, इधर सुनिएगा। कह रहा है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के, यानी जहां पे हमारा बिजनेस है वहां का एनवायरनमेंट को देख के हम अपने आप को अपने लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन लगा, मेरे से पूछा क्या क्या आप कर रहे हो, मैंने बोला मैं
दूसरे बंदे को फ़ोन करता हूँ, वो भी सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में, वो भी कोचिंग पढ़ा रहा है, तो मैंने गुप्ता जी को फ़ोन करा, मैंने कहा गुप्ता जी आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा मैं भी कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी कुछ नहीं करता। तो ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हो गई, मैं औरों को देख के काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं किसको देख के काम कर रहा हूँ मेरे बच्चे? बिजनेस इन्वायरमेंट को। एंड ये डायनेमिक है, इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, इसलिए मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा, जब कुछ होगा तब देखेंगे। सही है, आगे देखिए। कह रहा है हेंस व्हेन द मार्केट competitive कंडीशन टेक अनएक्सपेक्टेड change and some aspect of company's strategy hit a stone wall, entity has to take the strategic reaction known as the reactive strategy। तो कह रहा है कि क्योंकि सुनना मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे, हो सकता है कि वो हमें हिट कर जाए, फ्लॉप हो जाए, दिक्कत आ जाए, पैसा वेस्ट हो जाए, इसलिए हम कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बना रहे। और हम कब बनाएंगे स्ट्रेटेजी? हम एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएंगे जब वो चीज हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? यानी एक्शन जब हो जाएगा तब हम उसका रिएक्शन तैयार करेंगे। क्लियर है? कह रहा है सुनिएगा, फर्दर देयर इज ए नीड टू अडॉप्ट दी स्ट्रेटेजी टू न्यू लर्निंग एंड आइडिया। लेकिन हमें फिर स्ट्रेटेजी को बाद में अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। आप पता है लॉकडाउन लगी गया तो ऑनलाइन पे आना ही पड़ेगा, तो उस केस में आपको न्यू लर्निंग और आइडियाज पे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? ये अडॉप्ट कर रहे हो बाद में। क्लियर है? चल सकते हैं आगे, आइए। इसलिए आप कंक्लूड कर दोगे। अब सुनिएगा, आपसे पूछेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि रिएक्टिव हो सकती है, प्रोएक्टिव नहीं हो सकती, प्रोएक्टिव हो सकती है, रिएक्टिव नहीं हो सकती, तो आप क्या बोलोगे? दोनों हो सकती है। Thus the strategy is a mix, both proactive strategy, reactive strategy. Ideally the strategy should be more proactive and less reactive। बात हो गई है ये हमारी, क्लियर है? पक्का? आइए, समझ में आ गया? इतना समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो बोलो। पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है? पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है मेरे बच्चे, बताइए। सही है, या मैं ये बोल सकता हूं कि पॉलिसी का एक्सटेंडेड वर्जन स्ट्रेटेजी है, और इसका एक टारगेट होता है, इसमें विजन होता है? देख लो, आ जाओ पढ़ते हैं। कह रहा है पॉलिसी एंड द स्ट्रेटेजी आर क्वाइट इंटर रिलेटेड। कह रहा है एक जैसे ही, बट इंटरेस्टिंग थिंग टू स्टडी हाउ दे आर डिफर। सेम ये लाइन आपके स्टडी मैट में लिखी हुई है सारी, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि वो इंटर रिलेटेड है, लेकिन पढ़ने में मजा तब आएगा जब आपको पता लगेगा उनमें डिफरेंस है। सही, आगे चले। कह रहा है पॉलिसी इज ए थॉट प्रोसेस। सुनिएगा ध्यान से, पॉलिसी क्या है? क्या पॉलिसी में ही एक्शन होता है बच्चा? क्या पॉलिसी में ही एक्शन होता है? क्या पॉलिसी में ही एक्शन होता है क्या? पॉलिसी में एक्शन होता है? नहीं, पॉलिसी में बस रूल्स लिखे होते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स एग्जीक्यूशन ऑल्सो। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो 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 प्लीज यार। पॉलिसी इज द थॉट प्रोसेस, इट टॉक अबाउट what should be done in a particular situation or what should be the reaction to given circumstances। सुनिएगा, पॉलिसी क्या है बेटा? एक थॉट प्रोसेस है कि भैया एक पार्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे और एक पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम कैसे डील करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी पार्ट ऑफ इट एक्सप्लेन द रियल एक्शन। ठीक है, स्ट्रेटेजी टॉक अबाउट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड, कि कैसे आप इस पॉलिसी को फॉलो करोगे। समझ में आया? जैसे हमने बोल दिया, ऊपर हमने पॉलिसी पढ़ी थी ना, ये देखो, जैसे हमने बोल दिया मेरे बच्चे, क्या बोलो बोलो, अरे बोलो, नो एक्सचेंज नो रिफंड, या हमने बोल दिया रिटर्न अलाउड विद इन 7 डे। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो ये किसका पार्ट है? स्ट्रेटेजी का। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, ध्यान रखिएगा आप। चले, तो कहता है स्ट्रेटेजी टॉक्स अबाउट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड, तो कैसे उस पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे, वो हमारा जो बात करता है वो स्ट्रेटेजी बात करता है। चलो आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से प्लीज, द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी नॉट ड्रॉप देयर प्राइजेस टू फाइट कंपटीशन। देखना देखना प्लीज, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी है एक ऑर्गेनाइजेशन की
कि हमें प्राइस ड्रॉप नहीं करने टू फाइट दी कंपटीशन। जैसे आपने पार्ले जी का बिस्कुट खाया कभी? खाया नहीं है तो खिलाया होगा, लोग खिलाते हैं, है ना? तो आपने खिलाया होगा। सुन लीजिए प्लीज, तो उनकी पॉलिसी क्या है कि भैया हम प्राइस को ड्रॉप नहीं करेंगे और हमारा प्राइस ना इंक्रीज करेंगे ना कम करेंगे, हम किस में खेलेंगे? क्वांटिटी में खेलेंगे। तो ये हमारी क्या थी पॉलिसी की, प्राइस को ड्रॉप नहीं करना लेकिन क्वांटिटी में खेलना है। ये क्या थी हमारी स्ट्रैटेजी। क्लियर है नहीं है? देखो अब, द स्ट्रैटेजी कुड बी टू गिव द मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस और गिव द सम अदर प्रोडक्ट एज ए फ्रीबी टू अट्रैक्ट द कस्टमर विदाउट ड्रॉपिंग देयर प्राइस। ये क्या है हमारी स्ट्रैटेजी है। पॉलिसी क्या थी? प्राइस को नहीं छेड़ना, प्राइस को नहीं छेड़ना। स्ट्रैटेजी ये, ओ सॉरी, पॉलिसी ये थी, लेकिन पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इट इज द स्ट्रैटेजी। क्लियर है? चलें आइए, अब आप स्ट्रैटेजी को समझ गए, अब बात करते हैं किसकी? मैनेजमेंट की। बात करते हैं किसकी? मैनेजमेंट की। फिर खत्म, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म। स्ट्रैटेजी समझ ली, मैनेजमेंट समझ रहे हैं, छुट्टी। चले आइए पढ़ लेते हैं बेटा मैनेजमेंट को। चले 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 चले, बोलो ना। मैं आपको बता देता हूं, सुनना। मैनेजमेंट का मतलब आप बताओ वैसे क्या होता है? सुनिएगा, मैं मैनेजमेंट का मतलब क्या 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 मैनेजमेंट क्या 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 मैनेजमेंट इज समथिंग डन बाय, अच्छा, काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए तो हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। सही है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सुन लो अब, यहाँ पे देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, आपको जो आता है बहुत अच्छी बात है। मैनेजमेंट के बारे में इंस्टीट्यूट बोलता है भैया मैनेजमेंट ना दोनों ही चीजों को इंक्लूड करता है। फर्स्ट वन इज जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ, और जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, एमडी वगैरह। ठीक है, तो वो सब किसका पार्ट हो गए? मैनेजमेंट का पार्ट हो गए। आप बोलते हो, कई बार आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी तब बताएंगे। कॉलेज में भी ऐसा गेम होता है, कई बार कुछ डिसीजन होते हैं जिसके ऊपर बोलते हैं कि मैनेजमेंट में बात करनी पड़ेगी या मैनेजमेंट में बात चल रही है। तो मैनेजमेंट का मतलब हो गया पर्सन जो टॉप लेवल के हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? एक तो चीज ये समझ में आ गई? नहीं, एक बात तो ये समझ में आ गई कि जितने पर्सन जो कॉर्पोरेट लेवल के हैं, टॉप लेवल के हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड द फंक्शनल डिपार्टमेंट, यानी जहां पे वो काम होने वाला है। जैसे कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन है, यहां पे लिखा नहीं है क्या? रिलेटेड फंक्शन, ये रहा देखो, कह रहा है विद रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन प्रोसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो वो पर्सन क्या करेंगे? वो कुछ फंक्शन करेंगे, वो कुछ प्रोसेसेस करेंगे। बोलो ना, टॉप मैनेजमेंट को किस लिए बिठाया है? स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, काम करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो वो कुछ काम करेंगे, उन फंक्शनल जो वो फंक्शन होंगे, वो जो प्रोसेसेस होगी, वो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे, वो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे, हम उसको भी क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। एक बार ही पढ़ लेते हैं, आ जाओ देखो, पढ़े, देखना। इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस backed by power, knowledge, competition and resources to make the things happen। कैसे काम होगा? and to gain the command over the situation and phenomena and to direct the person and event in a particular manner। और डायरेक्ट करना किसको? पर्सन को और इवेंट को इन ए पार्टिकुलर मैनर। फिर कहता है मैनेजमेंट को आप दो सेंस में समझ सकते हो। मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंस। नंबर वन इज विद रेफरेंस टू द की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बात करी टॉप मैनेजमेंट, बात करी नहीं करी? की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर लाइक बोर्ड, सीईओ, सीएफओ, ईटीसी। इफ इट इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कंपिटेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो इसने बोल दिया कि मैनेजमेंट क्या है? पर्सन है। कौन से वाले? टॉप लेवल वाले। आया या नहीं आया? उनकी कंपिटेंस और कैरेक्टर पे हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और सर्वाइवल डिपेंड है। सही है? अब इधर आ जाइए, कह रहा है विद रेफरेंस टू द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। फंक्शन बोले तो
परचेज एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सेल्स फंक्शन है, ये सारे इंटर रिलेटेड है एक साथ, इसी से तो मैनेजमेंट बन रहा है। आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, बिजनेस ऑपरेशन है, जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो सारे फंक्शनों से ही तो बटा हुआ है। तो कह रहा है with reference to the set of interrelated function processes carried out by the management to achieve its objective. Function includes planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो जो उनके फंक्शन है वो भी मैनेजमेंट है और वो खुद भी एक मैनेजमेंट है। समझ में आया? चले आगे। तो मैनेजमेंट को आपको भी जब लिखोगे दो सेंस में लिखना। नंबर वन, किस सेंस में? कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, इंचार्ज कर रहे हैं, अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, यानी उनके जो हेड हैं उन वो भी मैनेजमेंट है, और जो उनके फंक्शन है वो भी मैनेजमेंट है। चले सुनना अब। इज स्ट्रेटेजी सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट? क्या स्ट्रेटेजी बना के मैनेजमेंट को हटाया जा सकता है? यानी क्या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट है? आप बताओ। नहीं। हो सकता है क्या कभी? नहीं। वो एक तरह से मैनेजमेंट के लिए क्या है? एक फंक्शन है। स्ट्रेटेजी एक फंक्शन है, एक हेल्पिंग हैंड है और एक टूल है जिससे हम अपनी पॉलिसी को अचीव कर सकते हैं। देखो कह रहा है नो, स्ट्रेटेजी इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर साउंड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट को हटा के सिर्फ स्ट्रेटेजी लगा के काम करा जा सकता है? बोलो बच्चों। नहीं। कह रहा है ड्यू टू डायनेमिक एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लोलेस एंड ऑप्टिमल। यानी सिर्फ मैनेजमेंट से, सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं करा जा सकता, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? डायनेमिक और चेंजिंग। तो वहां पे मैनेजमेंट एज वेल एज स्ट्रेटेजी दोनों काम करेंगे। आगे आइएगा। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड क्या कह रहा है? pragmatic to take care of the sudden changes in the environment and the emergencies। तो कह रहा है स्ट्रेटेजी अडेप्टिव होनी चाहिए, यानी स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सीधी सी बात ये बोली है कि स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि सडन अगर कोई चेंजेस आता है या इन्वायरमेंट या इमरजेंसी आती है तो उस केस में आप उस स्ट्रेटेजी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सको। कह रहा है इन साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जब आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसमें आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बारे में भी सोचकर काम करोगे, यानी पॉसिबल मिसकैलकुलेशन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ज्यादा से उस स्ट्रेटेजी का बैड इंपैक्ट भी तो पड़ सकता है बिजनेस के ऊपर, बोलो ना। हाँ, बैड इंपैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपने एक मूवी देखी होगी, हाँ, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। स्ट्रेटेजी थी ये डायलॉग डालने के पीछे? अरे बोलो, स्ट्रेटेजी थी। तो लेकिन उनको ये सोचना था कि इससे क्या क्या बैड इंपैक्ट भी पड़ सकता है। समझ में आया? तो उसे एक साउंड स्ट्रेटेजी बोला जाता अगर वो इसके बारे में एनालाइज कर पाते। लेकिन उन्होंने क्या करा? पहले एक्शन देख लिया, फिर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या थी? डायलॉग को चेंज कर देते हैं जब तक बंटाधार हो चुका था। तो आप बोल सकते हो कि प्रोएक्टिव अच्छी थी, ये पहले सजेशन ले लेते 100 लोगों को दिखा के, फिर बोल दे जो 100 लोग देखते, 200 लोग देखते, वही बता देते भैया चेंज कर दे, तब लॉन्च करते तो क्या पता सुपर हिट होती गदर की तरह। चले आइए। तो आप जब जाओगे किसी थिएटर को ज्वाइन करोगे कल को, तो आप बता देना ऐसे ऐसे कर लो। चले चले बेटा, बच्चे चले। देखो कह रहा है इट रेफर्स टू द मैनेजियल प्रोसेस। किसके बारे में बात चल रही है बेटा? अब मैनेजमेंट खत्म हो गया, अब थर्ड पॉइंट आता है क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सही है, यानी दोनों का अब क्या कर दिया हमने? मिक्सअप कर दिया। स्ट्रेटेजी को और मैनेजमेंट को अब एक साथ पढ़ रहे हैं। आइए पढ़े, आइएगा। कह रहा है इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात चल रही है ना? यहां पे लिख दूं, सही है। कह रहा है इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन। एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाएंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव और क्राफ्ट करेंगे स्ट्रेटेजी। कह रहा है इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट करेंगे क्या? स्ट्रेटेजी एंड
इनिशिएट करेंगे करेक्टिव जजमेंट एंड वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। अगर करेक्टिव एक्शन और एडजस्टमेंट भी वहां पे हम सेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे जब हमें क्या लगे, एप्रोप्रिएट लगे। आप मेरे को बताओ, आपको मैंने बोला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कोई भी मैनेजमेंट करना है तो उसमें ये सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक विजन तैयार करोगे। सीए भी जो अब आपने ज्वाइन करा सबसे पहले दिन, उस दिन ही आपने विजन ले लिया कि मेरे को हाथ में साइनिंग पावर चाहिए, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना। उसके लिए फिर आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे अपने कि कॉलेज में कम जाना है, क्लास में ज़्यादा बैठना है, सर के साथ ज़्यादा टाइम बिताना है, दोस्तों के साथ कम बिताना है ना। फिर आपने क्राफ्ट करी स्ट्रेटेजी, है ना। क्राफ्ट का मतलब ड्राफ्ट है। अरे यार ये क्या हो जाता है इसमें, क्राफ्ट करी स्ट्रेटेजी, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करा आपने, इम्प्लीमेंट करा, और इम्प्लीमेंटेशन को आपने इवेल्युएट करा कि रैंक आएगी नहीं आएगी, फायदा है भी सीए करके या नहीं है। इससे बढ़िया तो कॉलेज ही कर लेते, हाफ सीए देख ली और मन हट गया। आ जाओ, एंड इनिशिएट करोगे करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा, करेक्टिव एक्शन क्या होगा, सीए कर जाना या छोड़ जाना। समझ रहे हो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप अगर एनालाइज करोगे ना तो याद करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले विजन सेट करना है, ऑब्जेक्टिव, क्राफ्ट करनी है स्ट्रेटेजी, उसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि स्ट्रेटेजी का क्या इंपैक्ट आ रहा है, करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो वो भी कर लोगे। सही है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं देखिएगा, द प्रोसेस डज नॉट एंड। क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बिजनेस किस किस फंडा पे चल रहा है, बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। किस फंडा पे चल रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एंड कीप गोइंग ऑन in a cyclic manner. It involves strategy formulation, implementation and evaluation. Originally called business policy, it's monitor, evaluate external threat and opportunity in the light of company's strength and weakness for the survival and growth of company. तो भैया ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें हम साइक्लिक बेसिस पे यानी ओवर द पीरियड क्या करते रहते हैं, ईयर बाय ईयर क्या बनाते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और इवेल्युएट करते रहते हैं, और उसके साथ ही साथ मॉनिटर करते रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एज क्या मिल रहा है हमें इससे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एज क्या मिल रहा है। जैसे आपने जियो को देखा, जियो भाई साहब ने, मतलब अंबानी भाई साहब ने जियो लॉन्च करी और इतनी तगड़ी स्ट्रेटेजी उतारी कि सारा का सारा पैसा हम एडवर्टीजमेंट में लगा देंगे, सबसे जियो दन दनादन करवा देंगे। उन्होंने उन्होंने सबसे जियो दन दनादन करवा दिया, ठीक है। तो उसका जो क्या, आप कोई और कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी उसके बाद, एडवर्टीजमेंट कर दिया बस हो गया। बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, फ्यूचर में चलता रहेगा, ओवर द पीरियड नई नई स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। बाद में एक नई स्ट्रेटेजी निकल के आई जियो में कि अब से चालू करो पैसा लेना। शुरू में 3 महीने फ्री दिया, फिर प्लान निकाल दिए, फिर धीरे धीरे रेट भी बढ़ाएंगे। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, पैसा भी तो कमाना है या खर्च करने के लिए हमने बिजनेस चालू करा है, नहीं समझ में आया। चल सकते हैं, चल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आया आपको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी को पिक्चर में लाना और उससे काम करना, है ना। स्ट्रेटेजी को यूज करके मैनेजमेंट करना, यानी उससे अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने विजन को अचीव करना। सही है, तो इसमें ये बात भी आपको समझ में आ गई कि ये क्या है मेरे बच्चे, नेवर एंडिंग प्रोसेस है और हमेशा चलती रहेगी। उसमें फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन चलता रहेगा और उसके बाद मॉनिटरिंग भी चलती रहेगी, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को जज करने के लिए, वीकनेस और ग्रोथ के ऊपर कंपनी की। पढ़ लोगे, चलें अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि 2 लाइन का अगर पूछेगा 1-2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। मेरे को बताना ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, बताइए। दोनों है, ये दोनों है, कह रही है सर ये दोनों है। देखो आ जाओ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कह रहा है टू क्रिएट कंपिटिटिव एडवांटेज टू सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म इट्स कंपिटिटर एंड डोमिनेट दी मार्केट। सुनिएगा, जब पॉलिसी थी ना, पॉलिसी में कंपिटिटिव एज नहीं था, पॉलिसी में ये था बस बिजनेस को कैसे चलाना फॉर्मली। लेकिन जब पॉलिसी को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करा ना, तो हमने बोला भैया कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि हम बस हमारी जय हो, है ना, हम जिंदाबाद रहें। तो हमने बोला
हमने बोला कि कंपिटेटिव एडवांटेज के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, और यही ऑब्जेक्टिव है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कि हमें क्या मिले, कंपिटेटिव एडवांटेज, जिससे हम डोमिनेट करें मार्केट को। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 क्या है कि भैया जो हमारा इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा क्या है, डायनेमिक है। आपको पता चला कि सबने, बहुत सारी एजेंसियों ने और बहुत सारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि अगले 25 सालों में हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा डायनेमिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कह रहा है टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नंबर 1 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नंबर 2 गाइड करना कंपनी को सक्सेसफुली थ्रू द चेंज इन एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पक्का? 2 ऑब्जेक्टिव हैं, याद हो जाएंगे। पहला क्या, कंपटीशन। पॉलिसी से कैसे ये अलग है? पॉलिसी से इसलिए ही तो अलग बनी थी स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए आया कि हम कंपिटेटिव एडवांटेज ले पाएं और हम डोमिनेट करें अपनी मार्केट को। नंबर 2 कि पहले तो बिजनेस इतने ज्यादा डायनेमिक, इतने ज्यादा चेंजेस होते ही नहीं थे, नॉर्मली चल रहे थे। आपने देखा पहले स्ट्रक्चर ही नहीं था कोई। तो लेकिन अब बहुत ज्यादा कंपिटेटिव एज आ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, हमें बेटा ग्लोबल कंपनियों से कम्पीट करना है। तो हमें गाइड करना है कंपनी को सक्सेसफुली कि हम चेंज कर पाए अपने एनवायरमेंट। क्लियर है? आ रहा है? ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, चल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से प्लीज। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगला क्या है बेटा, ये पढ़ के ब्रेक ले लेंगे, ये वाला पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। सुनिएगा, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सही है, आ जाओ। सुनिएगा, आप खुद ही दिमाग से बेनिफिट निकाल सकते हो। जब आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझ लिया, स्ट्रेटेजिक समझ ली, मैनेजमेंट समझ लिया, तो आप पता लगा सकते हो कि क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे। देखना अभी अभी पढ़ोगे तो आपको इजी इजी लगेगा सब। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट और एडवांटेज के नाम से बना पूछा जाएगा क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। सुनना कैसे, क्यों, देखो इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया आईसीआई के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो गया। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास पॉइंट्स हैं जज करने के लिए कि बच्चे लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने बोला 6 से 8 मार्क के चैप्टर हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन भी 4 5 6 मार्क के आते हैं। तो इसलिए जो जहाँ पे बड़ा कंटेंट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे ये कंटेंट था 2 लाइन का, ये कम इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के केस से, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपटीशन से रिलेटेड और डायनेमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ताकि हम चेंज कर पाए, ठीक है। देख लो, आप बेनिफिट देखते हैं, आइए। क्या हो रहा है, सुनो भैया, डार्विन साहब ने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसपे हमारा जो प्रिंसिपल है, मतलब जिसपे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है, कि जो लोग बेटा सरवाइव कर पाएंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट में, वो क्या हो जाएगा, उसको अडॉप्ट करेगा हमारा बिजनेस, यानी वो बिजनेस कंडीशन ज्यादा अडेप्टिव होगी, है ना। इसी के ऊपर एग्जांपल लिखा है। सुनिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने का क्या मतलब है, यानी कंपटीशन को झेलना, कंपटीशन को झेलना। जो कंपिटेटिव एडवांटेज नहीं ले पाएगा वो आउट हो जाएगा मार्केट से। तो कहने का मतलब है, सुनिएगा, जो मेन बेनिफिट है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जो मेन बेनिफिट है वो तो है कंपटीशन, वो हमने ऊपर भी देखा ऑब्जेक्टिव में, है ना। लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी बेनिफिट हैं जो अभी नीचे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी के ऊपर ये एग्जांपल लिखा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, कि जो बजाज स्कूटर है, एलएमएल स्कूटर है, ये जितनी भी कंपनियां, नोकिया, कोडक, डज इट बिकम द इम्परेटिव टू स्टडी द बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये सारी आजकल कंपनियां आपको कम दिखती होंगी, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म ही हो रही है ना। कह रहा है बिजनेस फॉलो द वार प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज ओनली इन रेयर केस विन विन सिचुएशन अराइज होती है, हेंस ईच ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बिल्ड ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कंपटीटर यूजिंग द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड द मेजर बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो तो है डन। लेकिन मेन क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
इसलिए तो स्ट्रेटेजी का जन्म हुआ। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आइए, चलिए देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो पहला क्या है, डायरेक्शन टू दी, ये डायरेक्शन देता है हमारी कंपनी को। किसके एडवांटेज पड़ रहे हैं, एक बार दोबारा से देख लेना अंधो, किसके? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज पूछ सकता है। केस स्टडी बना देगा, लेकिन उसमें बोल देगा कि क्या एडवांटेजेस हैं। एक स्ट्रेटेजी केस स्टडी बना के बोल देगा कि आपको स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इतना तो समझ ही जाओगे आप, घुमाया जाएगा आपको तो। हाँ आइए, कंपनी कह रहा है डायरेक्शन टू दी कंपनी। आपको बता देता हूं ना, ब्रेक होने वाला है, इसलिए आप जल्दी में हो जाते हो थोड़े और मैं स्लो हो जाता हूं। डायरेक्शन टू दी कंपनी, देखना, इट गिव्स द डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। इट डिफाइन द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल विच आर इन लाइन विद द कंपनीज विजन। क्लियर है? पढ़ने की जरूरत नहीं अंदर वाला। प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है? कह रहा है प्रोएक्टिव, सुनिएगा, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। तो यहाँ पे ये बताएगा कि प्रोएक्टिव बढ़िया होगी रिएक्टिव के कंपैरिजन में। अगला देखिए, फ्यूचर के लिए हम रेडी रहते हैं, अभी आपने पढ़ा है ना फिटेस्ट वाला। अगला देखिए बेटा, मैं पॉइंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन अंदर का आपको याद करना है, मजे में मत लेना प्लीज। कह रहा है डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैसे करोगे ये आप? कैसे करोगे आप? प्रोडक्ट, आप अपना एक कोर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, है ना। वो कहते हैं ना, प्रोडक्ट डेविएशन कर सकते हो, प्राइस में खेल सकते हो, जैसे आईफोन खेल रहा है प्राइस में, है ना, उसने अपना एक अलग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया हुआ है, सबको आउट करा हुआ है। आगे देखिए, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। नहीं है, नहीं है, नहीं है, सुनिएगा, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बोले दो, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बोले दो। हाँ बोलो। अरे अगर आप प्रोएक्टिव हो जाओगे, आप काम करने लगोगे, तो वो आपके डिफेंस की तरह भी तो काम करेगा। आपको पता है कि कोरोना आने वाला है, आप पहले से मास्क लगा के घूमोगे, है ना। आपको पता है लॉकडाउन लगने वाला है, आप पहले से ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाओगे, ऑनलाइन बिजनेस पे आ जाओगे। तो एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, यानी आपको बचा रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग का एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि किस तरह से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। जब आपको स्ट्रेटेजी बना लेते हो तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है ना। आगे देखिए, एनहांस द लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस बोले दो। यानी डायनेमिक मार्केट है, कंपटीटर बहुत सारे हैं, हो सकता है कि कल को हम आउट ना हो जाएं, तो इसलिए हमें ये बिजनेस में मेंटेन करने के लिए भी काम आता है। तो याद हो जाएंगे सारे पॉइंट। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा लेते हैं ब्रेक और लिमिटेशन पढ़ेंगे फिर। डन? वैसे लिमिटेशन भी हो रहा था, बहुत इजी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी आप समझते हो उन सब चीज़ों के लिए, जो भी आप समझते हो उन चीज़ों के लिए थैंक यू। अभी देख लो, हमने बेटा एडवांटेजेस खत्म करी है। अभी हमने क्या खत्म करी है? अभी हमने क्या खत्म करी है? एडवांटेजेस। अब हम अब हम आ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एडवांटेजेस भी आपसे पूछी जाएगी, लिमिटेशन भी अलग से आपसे पूछी जा सकती है। केस स्टडी बना के दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या लिमिटेशन है, तो याद रखिएगा। लिमिटेशन लेकिन बहुत इजी है। किसी भी अच्छे फंक्शन की जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स है। लोग कहेंगे क्या कह रहा है? इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, यानी उसे समझना मुश्किल है। तो कैसे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना पाओगे? नंबर वन। नंबर टू, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भैया। स्ट्रेटेजी बनाना एक टाइम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इससे बढ़िया बनाओ ही मत, टाइम ही कंज्यूम नहीं होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये इसकी लिमिटेशन है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कह रहा है इसमें टाइम लगता है, कौन प्लानिंग करेगा, कौन उसका एक लेआउट बनाएगा, ब्लूप्रिंट बनाएगा, फिर उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करेगा। सीधा एग्जीक्यूशन करो, बनाओ मत कुछ भी। तो कह रहा है टाइम कंज्यूमिंग है। अगला क्या है? कॉस्टली प्रोसेस है भैया, पैसा वैसा ज्यादा लगता है, प्लानिंग वगैरह करते हो आप तो, है ना। तो ज्यादा एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, तो ज्यादा लोग भी आपको लगाने पड़ेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज आपको यूज करने पड़ेंगे। अगला क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स टू दी कंपिटिटर। कंपिटिटर का रिस्पॉन्स जानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि
सब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, तो कैसे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आपका कंपटीटर कैसी स्ट्रेटेजी बना रहा है और आप कैसे उसका रिस्पॉन्स डिजाइन करोगे। डन। तो ये 4 पॉइंट है इसकी लिमिटेशन में, याद रखिएगा। पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, तीसरा कॉस्टली, और चौथा रिस्पॉन्स टू द कंपटीटर। चलें आगे, पढ़ लोगे या पढ़ा दूं यहाँ से? ये घर से पढ़ लोगे, ये चारों पॉइंट घर से पढ़ लेंगे। आगे आइए, अगला आ रहा है अब लिमिटेशन। हमने क्या क्या पढ़ा, एडवांटेज, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी क्या होती है, बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया। आइए आगे, प्लीज प्लीज बच्चे इधर रहेंगे, प्लीज प्लीज बच्चे बच्चे इधर रहेंगे। क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा होगा आपने बचपन में। कौन कौन से लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल बोले तो टाटा साहब, बिजनेस लेवल बोले तो इनकी टाटा मोटर्स भी है, एक अलग बिजनेस है, टाटा टाटा स्टील है, एफएमसीजी में भी ये काम करते हैं, टाटा कंज्यूमर है, कंज्यूमेबल्स है शायद, है ना। तो ये अलग अलग इनके बिजनेस सेगमेंट है। तो ये क्या हो गया, बिजनेस लेवल, ठीक है। ये हेड क्या हो गए, यहाँ के जो कंपनी के मेन सीईओ है पूरे ग्रुप के, सीईओ हो गए, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक। और यहाँ पे कौन आएगा, फंक्शनल हेड में। हर बिजनेस में बेटा फंक्शनल हेड होंगे, हर बिजनेस में मार्केट डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, फंक्शनल लेवल हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया बताओ। कॉर्पोरेट लेवल किसको बोलोगे, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉर्पोरेट स्टाफ, यानी कि हेड ऑफिस, यानी जो कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड है, यानी जो मेन पूरे ग्रुप के सीईओ है, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे उनको बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से, यानी बिजनेस लेवल के हिसाब से। तो डिविजनल मैनेजर और स्टाफ, डिविजनल मैनेजर और स्टाफ यानी हर बिजनेस के हिसाब से, यानी टाटा मोटर को हमने किसी एक के हाथों में दिया, टाटा स्टील को हमने डिवीजन बी बोल दिया, टाटा कंज्यूमर को हमने डिवीजन सी बोल दिया। तो ये एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं सारी, समझ में आ रहा है आपको। हमने अलग अलग डिवीजन में उनको बांट दिया, और हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शनल हेड होंगे, तो वो बिजनेस फंक्शंस हो गए। फंक्शनल लेवल बोले तो फंक्शनल मैनेजर्स आ रहा है, परचेज मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग मैनेजर होगा। हर एक सेगमेंट में, हर एक डिवीजन में अलग अलग मैनेजर्स होंगे। बढ़े आगे, आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे देखिए। कह रहा है टिपिकल, प्लीज इधर किसका फोन बज रहा है बंद कर लो। टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन एन मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट competes in the several different businesses, it has separate self contained division to manage each of these। तो उनका अपना अपना अलग डिवीजन होते हैं मैनेज करने के लिए इन फंक्शन को। कह रहा है इन सच लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट दी 3 लेवल, दैट इज कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, यानी तीनों ही लेवल पे उनके उनके हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है। आ रहा है या नहीं आ रहा। जो कॉर्पोरेट लेवल, जो मेन लेवल हेड ऑफिस में बैठे हैं, वो उसके हिसाब से सोचते हैं। जो हमारे बिजनेस को चला रहे हैं, यानी डिविजनल मैनेजर जो हैं, यानी डिविजनल लेवल वाले, वो उस पार्टिकुलर बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, और फंक्शनल वाले वो अपने काम के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब सुनना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये पेपर में पूछा भी गया है और आ भी सकता है, कि कॉर्पोरेट लेवल का क्या क्या काम होता है। कॉर्पोरेट लेवल का क्या क्या काम होता है, सोच के देखो आप, कॉर्पोरेट लेवल क्या करेगा। सबसे पहले वो विजन के ऊपर काम करेगा, डिफाइन करेगा विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। वो तो मेन बंदे हो गए एग्जीक्यूटिव लेवल के, जो ओवरऑल बिजनेस को देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कैसे ग्रो करना है। पहला क्या हो गया, वो विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। आ गया पहला समझ में। अगला कह रहा है डिटरमाइन करेंगे व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, मतलब कौन कौन से बिजनेस को हमें करना है, किस बिजनेस में इन होना है, किस बिजनेस से आउट होना है। कह रहा है एलोकेटिंग द रिसोर्सेज अमॉन्ग द डिफरेंट डिवीजन, कितना टाटा मोटर्स में डालना है, कितना टाटा स्टील में डालना है, कितना टाटा कंज्यूमेबल में या कंज्यूमर में डालना है। कह रहा है फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग, सुनिएगा, पहला क्या था, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या था,
किस बिजनेस में आना है, किस बिजनेस से आउट होना है। तीसरा क्या था, एलोकेट करना रिसोर्सेज। चौथा क्या है, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना स्ट्रैटेजी दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस, अलग अलग बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करना, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना। प्रोवाइड करना लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडरशिप देना। कह रहा है एक्ट एज द लिंकेज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर। मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर, जो कॉर्पोरेट लेवल है वो किस तरीके से काम कर रहा है बताओ। शेयर होल्डर तो अलग अलग होते हैं, आप भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो सकते हो, तो शेयर होल्डर बहुत सारे हैं हमारे, बोलो बोलो। ये हमारी यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ लोगों ने यहाँ पे शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, तो ये सब कौन है, ऑनर है ना। और यहाँ पे जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल बैठा हुआ है वो किसको सर्व कर रहा है, इस कंपनी को, और इसको एड्रेस कर रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एक लिंकेज जैसा काम करता है, एक्ट एज द लिंकेज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर दैट इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तभी तो बार बार शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है, एजीएम में बुलाया जाता है, पूछा जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है पक्का। आगे चले, देखिएगा अब मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ इसको, पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगा, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ए से लेके एफ तक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कंसिस्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, other senior executive and the board of director and the corporate staff. They participate in the strategic decision making like merger, acquisition, new product launch. इन सब पे वो लोग काम करते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल के बंदे होते हैं। जैसे आपने अभी देखा, पीछे सुना होगा कि जैगवार और लैंड रोवर हमारे टाटा जी ने, रतन टाटा जी ने एक्वायर कर लिया, अब उनके हाथ में है सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये डिसीजन खुद लिया होगा, अपने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के साथ, सीईओ के साथ, बोर्ड के साथ बैठ के ये सब बातें करी होंगी, और इसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी कि किस तरह से इनको इंडिया में और वर्ल्ड वाइड लेके हमें चलना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखिएगा। तो ये सारे पॉइंट आप, ये इनके काम होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए, याद हो जाएंगे, आपको याद करने हैं। क्या क्या बोलोगे आप, वो विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, डिटरमाइन करते हैं किस बिजनेस में आना है। रतन टाटा ने सोचा होगा ना, रेंज रोवर खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ठीक है, जैगवार खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ठीक है। फिर एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, कितना हमें जैगवार वाले सेगमेंट को देना है, कितना लैंड रोवर को देना है, कितना टाटा मोटर्स वाले को देना है, नॉर्मल वाले को, और कितना एफएमसीजी को देना है। फिर फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी, हर इंडिविजुअल बिजनेसेस को ओवरसी करते हैं। एक्ट करते हैं लिंकेज बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर के बीच में, ये लिंकेज का काम, क्योंकि वो एक तरह से केयर टेकर ऑफ बिजनेस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, है ना, तो वो लिंक का काम करते हैं। और देखिएगा आगे कह रहा है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर स्पेसिफिकली सीईओ इज व्यूड एज द गार्जियन ऑफ शेयर होल्डर वेलफेयर एंड मस्ट मेक द स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो जो सीईओ होते हैं वो गार्जियन ऑफ शेयर होल्डर की तरह काम करते हैं और मैक्सिमाइज करते हैं उनकी वेल्थ को। समझ में आया, याद हो जाएंगे। आगे आइए, बिजनेस लेवल बेटा इंस्टीट्यूट ने कम लिखा है बिजनेस लेवल के बारे में, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कॉर्पोरेट लेवल इंपॉर्टेंट था, कॉर्पोरेट लेवल से अपने आप में ही एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें वो पूछेगा कि क्या क्या इनके काम होते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, पहला चैप्टर बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि सबसे ईजी चैप्टर है, और अगर यहाँ से आ गया तो आपकी चांदी कटेगी, आएगा ही, 5 से 8 मार्क का आएगा ही, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पक्का कर लेना। आइए, बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल क्या बोलता है, बिजनेस लेवल बोले तो, अभी बात करी हमने ऊपर, बिजनेस लेवल बोले तो, बिजनेस लेवल बोले तो कॉर्पोरेट के बाद बिजनेस आता है, यानी हमने अपने एक ग्रुप को अलग अलग बिजनेसेस में बांटा हुआ है। जैसे टाटा, जो रतन टाटा जी हैं उनके अंडर बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे मोटर्स भी चल रही है, स्टील भी चल रही है, टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी का भी काम चल रहा है, और भी XYZ बहुत सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है जो काम चल रहे हैं वो बिजनेस लेवल पे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, देखिएगा। अब कह रहा है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज सेल्फ कंटेंट डिवीजन। ये क्या है, एक सेल्फ कंटेंट डिवीजन है जो अपने लिए कह रहा है विद इट्स ऑन बिजनेस फंक्शन, जिसके अपने अलग फंक्शन है। हर एक बिजनेस के अपने अलग अलग फंक्शन है, मोटर वाले के अलग हैं, बोलो यार, मोटर वाले के अलग है, एफएमसीजी के अलग है, स्टील के अलग है ना। देखिएगा उसका सबका फाइनेंस है, सबका HR अलग है, सबका सेल और मार्केटिंग और रिसर्च ये सब अलग अलग है। कह रहा है ये प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एंड द बिजनेस लेवल मैनेजर इज हेड ऑफ द डिवीजन। तो हमने किसी को बिठा दिया कि वो टाटा मोटर को हेड करेगा, तो वो क्या हो गया, हेड ऑफ द डिवीजन हो गया। देखिएगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग द डिवीजन एंड ओवरसीइंग ऑल द फंक्शन ऑफ द डिवीजन। तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अगर टाटा मोटर में बिठाया है तो टाटा स्टील के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो, हाँ। टाटा मोटर में बिठाया है कोई हमने मैनेजर, डिविजनल हेड,
क्या वो टाटा स्टील के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? आंसर इज नो, वो सिर्फ अपने वाले डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ द डिवीजन एंड ओवरसीइंग ऑल द फंक्शन ऑफ द डिवीजन। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेट दी जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल इनटू द कंक्रीट बिजनेस प्लान। तो कह रहा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेट करने के लिए डायरेक्शन जो मिलती है ऊपर वाले लेवल से। समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट लेवल से जो हमें डायरेक्शन मिलती है उसे कॉन्क्रीट करने के लिए, यानी उसे रियल बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डिविजनल हेड होते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले चले मेरे बच्चे, आइएगा। 10 कह रहा है दस वेयर द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आर कंसर्न विद द स्ट्रेटजी और स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेसेस, बिजनेस लेवल मैनेजर आर कंसर्न विद द स्ट्रेटजी ऑफ दैट स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर बिजनेस। यानी जो स्टील वाला बंदा है या टाटा मोटर्स वाला बंदा है वो सिर्फ टाटा मोटर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा और उसी की वो स्ट्रेटजी बनाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइएगा नेक्स्ट देखिए, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल बहुत ईजी है, आपको पता है। फंक्शनल लेवल में क्या गेम है बताओ? फंक्शनल लेवल यानी अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग फंक्शन होंगे, अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग फंक्शन होंगे, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आ रहा है समझ में आपको? सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन। तो ये अलग अलग फंक्शन अलग अलग जो ये लेवल हैं वो फंक्शनल लेवल कहलाएंगे और वो अपने लिए काम करेंगे। हर बंदा जो हर फंक्शनल हेड वो कौन होगा? जो हर फंक्शनल हेड है वो कौन होगा? अपने फंक्शन का मैनेजर होगा, जैसे कि सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। देख लो, फंक्शनल लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन इन ए डिवीजन और द कंपनी लाइक मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द फाइनेंस ईटीसी। कह रहा है दस ए फंक्शनल मैनेजर स्पेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली कन्फाइंड टू द वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। यानी वो जो उसकी स्ट्रेटेजी है वो कहां तक कन्फाइन होगी मेरे बच्चे? बोलो। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, सर आपने बहुत इजी बना दिया इसको, है ना? बोलो। तो वो अपनी वाली एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जो परचेज मैनेजर है वो बस परचेज के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिएगा आगे कह रहा है फंक्शनल मैनेजर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, देख लीजिएगा, कह रहा है डेवलपिंग। पूछ सकता है बच्चे यहां से, अबे हंसा क्यों रहे हो? तो पूछ सकता है यहां से भी, लेकिन सुनिएगा कॉर्पोरेट लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक, फंक्शनल लेस प्रायोरिटी पे है, उससे कम वाली पे, लेकिन यहां से भी पूछ सकता है। बिजनेस लेवल से मेरे हिसाब से बस एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाएगा क्योंकि उसमें लिखने का कुछ था ही नहीं। चलिए, कह रहा है डेवलप करता है। फंक्शनल मैनेजर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस किस काम के लिए? देखिएगा, डेवलपिंग फंक्शनल स्ट्रेटेजी इन द एरिया ऑफ फुलफिल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड सेट बाय द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल मैनेजर। जो ऊपर वाले टॉप लेवल मैनेजर ने जो स्ट्रेटेजी बना के दी होगी उसके ऊपर ये काम करेंगे, है ना? फील्ड लेवल पे काम ये करते हैं, यानी कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखना, कह रहा है इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस मैनेजर। इसने बनाने की बात नहीं करी, किसकी बात करी है? एग्जीक्यूट करने की। यानी जो बिजनेस लेवल ने और जो फंक्शनल बिजनेस लेवल ने और जो कॉर्पोरेट लेवल ने स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसको ये क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। आगे देखिए, दे आर क्लोजर टू द कस्टमर। क्या रतन टाटा मिल रहे हैं सबसे जाके? जो टाटा का एसी खरीद रहा है, ये मिल रहा कौन है वहां पे? जो उन्होंने फंक्शनल हेड बिठाए हुए हैं। यानी दे आर क्लोजर टू द customer and provide the most of the information that enable the corporate level and the business level manager to formulate the realistic and attainable strategy। समझ में आया? तो ये ज्यादा जानते हैं, ये ज्यादा अच्छे तरीके से कस्टमर को जानते हैं, तो ये काम आते हैं जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो इनको बिठा के रखते हो कि भैया बताओ कि कस्टमर कैसे किस सिनारियो में कैसे रिएक्ट करता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है दस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल मैनेजर टू लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ देयर फंक्शनल मैनेजर। तो इससे एक केस स्टडी बना सकते हैं क्या? हाँ, इससे केस स्टडी बना देंगे कि भैया सुनना, एक स्ट्रेटेजी बन रही थी, वहां पे कॉर्पोरेट लेवल बैठा था, बिजनेस लेवल बैठा था और एक फंक्शनल लेवल का एक बंदा बैठा था। वो कोई आइडिया दे रहा था, लेकिन वो नीचे लेवल का बंदा है, तो क्या हम उसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताओ। करना चाहिए, नहीं करना पड़ेगा, वही तो जानता कस्टमर को। सही है, तो फिर उसमें आप ये पूरा लिखोगे। समझ में आया नहीं आया? चले आगे, आइए अब सुन लीजिएगा। ये जो बाकी के पॉइंट है ना, ये बाकी के पॉइंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं और ये भी बोलूंगा कि जर्नल है, एक पढ़ा दूंगा, बाकी खुद पढ़ लेना आप। जैसे यहाँ पे बात करी गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनेगी? तो बस इसमें एनपीओ के बारे में लिखा होगा। देखो,
जैसे एनपीओ के बारे में लिखा है, फिर अगला कह रहा है देखो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी स्ट्रेटेजी की फॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है, तो ये बिजनेस वाइज बस बांट दिया है, कुछ नहीं है, उसी बिजनेस के बारे में कैटेगराइज करा हुआ है। सही है, देखो पढ़ के देखते हैं। आ जाओ पढ़ के देखते हैं, होने वाला है बस, आ जाओ। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट दे हैव इनटू। कह रहा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। कह रहा है और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वेयर द प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। वही बता रहा है कि एनपीओ होती क्या है, उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा तोड़ के चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, यहां से पूछ सकता है लेकिन कम चांसेस है यहां से, क्योंकि बहुत जनरल है। देखना, कह रहा है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है, वेयर द प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, इट एग्जिस्ट फॉर द चैरिटेबल सोशल एजुकेशनल पर्पस, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द सर्विस टू द मेंबर एंड द पब्लिक एट लार्ज। जैसे आईसीआई, एनजीओ, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है मेरे बच्चे, क्या है ये सब, एनजीओज हैं। इससे पता चलता है कि आप क्लास में बैठे हो या कहाँ बैठे हो, इसलिए पूछता हूँ। आ जाओ प्लीज। कह रहा है देखना, कह रहा है while an organization may have social and charitable existence, still it has to generate revenue and use them wisely to meet their expenses and attain their objective। ठीक, फिर कहता है ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज स्ट्रेटेजिकली इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर प्रॉफिट मोटिव और नॉट। तो आपको एक तरह से इंपॉर्टेंस बतानी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इन केस ऑफ एनजीओ। समझ में आया? तो ये वही समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा, बताओ। कह रहा है चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे प्रॉफिट मोटिव ना हो, लेकिन रेवेन्यू का आउटफ्लो और इनफ्लो तो होता ही है, और अगर वहां पे पैसा आ रहा है तो वहां पे मैनेज करना जरूरी है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया ये। अगर पैसा भी छोड़ो आप, अगर आपका कोई विजन है तो स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है वहां पे। अगर आपका कोई विजन है, बिना स्ट्रेटेजी के हो जाएगा काम? नहीं हो पाएगा। आइए देखिए, कह रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड बाय countless non-profit government organization and many NGOs, and the government organization outperform commercial firm on the innovation, productivity and human relation। तो वो सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगी, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी बहुत सारी एनजीओ ने काम करा। हाँ, आपने देखा लॉकडाउन में बहुत सारी एनजीओ ने बेटा गवर्नमेंट का वो दिया, और उन्होंने इस चीज के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनाई थी कि भैया इस समय तो कठिनाई का समय है, इस समय काम करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी डिजाइन करी उन्होंने। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, कह रहा है दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फंक्शन एज ए मोनोपोली एंड आर डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड फाइनेंसिंग। For such organization, strategic management provide the excellent reason for justifying the request for needed financial support। तो आप अगर कोई स्ट्रैटेजी तैयार करोगे, मान लो आपकी कोई एनजीओ है, उसके लिए आप कोई स्ट्रैटेजी तैयार करोगे कि भैया हमें गरीब बच्चों को पढ़ाना है, तो आप अगर कोई अपना ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, विजन तैयार करोगे, स्ट्रैटेजी तैयार करोगे, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम आएगा ही आएगा। किस लिए काम आएगा? आपके लिए फंड उठाने के लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपको ये जनरल सेंस में ही बाकी चीज़ों में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्या बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है कि वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या फायदा। पढ़ाऊं आगे? आइए एक बार सारे ही खत्म कर लेते हैं, रीड कर देता हूं, बाकी आप घर पे पढ़ लेना डिटेल में। आइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे जरूरी है बताइए? बोलो बोलो। हाँ, देखो, कह रहा है पीएसयू सेंट्रल स्टेट एंड म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूज द टैक्स पेयर मनी टू प्रोवाइड द सर्विस टू द जनरल पब्लिक, हेंस दे नीड टू फॉर्मुलेट, implement and evaluate strategy that enable them to be more effective and efficient। तो ये एजुकेशन लेवल उस पे बात कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। तो कह रहा है उस केस में भैया पैसा टैक्स पेयर का होता है, तो उसे ठीक तरह से यूज होना चाहिए, तो इसलिए वहां पे स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है हाउएवर द स्ट्रेटेजिस्ट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद द लेस ऑटोनॉमी, they cannot diversify or merge with the other company without the government approvals। समझ में आया? कह रहे हैं जो वहां पे स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं ना,
वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो लेस ऑटोनॉमी के साथ काम करते हैं, यानी उतनी फ्रीडम वहाँ पे नहीं होती, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन के दायरे में काम करते हैं। वहाँ पे उनको इतना हक नहीं दिया जाता कि वो डाइवर्सिफाई कर पाएँ और मर्ज कर पाएँ किसी दूसरी कंपनी के साथ। लेकिन आपने देखा होगा आजकल सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, ठेके दिए जाते हैं काम के, है ना? होता है नहीं होता? अरे जैसे मैंने कोई बड़ा स्कूल बनाया, केजरीवाल जी ने इतना अच्छा स्कूल बनाया, तो उसमें उन्होंने मान लो कि वो मंगाया टेबल का, किसी को टेंडर दिया, किसी को दीवार बनाने का दिया, किसी को क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम बनाने का दिया, तो वो तो होता ही है। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन कह रहा है कि मर्जर नहीं होता। आ रहा है? चलिए आगे कह रहा है पॉलिटिशियन हैव द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मेजर डिसीजन स्ट्रेटजीज गेट debated in the parliament and media resulting in the fewer strategic alternatives। सही है? तो कह रहा है कि जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसे हम डिबेट कर लेते हैं उसके ऊपर और देख लेते हैं कि अच्छी है या नहीं है। अभी आपने देखा ऐसी एक स्ट्रेटजी आई थी आर्मी के सिलेक्शन में, अग्निवीर करके, जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट चल रही थी, लेकिन लॉन्च हो गई है वो, है ना? तो अब हमारी गवर्नमेंट को लगता है भैया सही है वो, तो उन्होंने लॉन्च कर दी। सही है? आगे आइए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले तो कर रही है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये भी तो एक तरह का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कि वहां से आपने अग्निवीर की एक मेथड निकाला है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए। बट नाउ डे employee of these organization are excited about the opportunity to participate in the strategic management process, and this has an effect of on the mission objective and the strategy and policies। सही है? they are also using strategic management to डेवलप करने के लिए क्या? सब्सटेंशिएट, देखिएगा क्या लिखा है आगे। डेवलप करना एंड सब्सटेंशिएट करना फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द एडिशनल फंडिंग एंड ट्रेडिशनल स्कूल एंड कॉलेजेस। सही है? तो यानी ग्रो करने के लिए भैया सबको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है। वहां पे भी उनके अपने ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर है तो वो पब्लिक का पैसा है, तो उसे भी स्ट्रेटेजी के साथ यूज करना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? दस फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी टू सस्टेन द चेंजेस इन द व्हाट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग ऑन, तो वहां पे हमें स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ओवरऑल आपको ये बताना है कि इस पार्टिकुलर बिजनेस में कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूरी है। तो वो आप लिख ही सकते हो, हर जगह जरूरी है, हर जगह कॉम्पिटेटिव एज है। आप इसमें ये भी लिख सकते थे कि भैया गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको आजकल कम्पीट करना पड़ रहा है प्राइवेट के साथ। प्राइवेट में इतना सारा सब कुछ है। आ रहा है या नहीं आ रहा? इतनी सारी फैसिलिटी हैं, तो उसको कैसे कम्पीट करें, कैसे लोग हमारी तरफ प्रभावित हों, कहीं कल को हमारा वही ना हो जाए, गोइंग कंसर्न ही खत्म ना हो जाए, लोग कोई आए ही ना। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? देखो आगे देखो, अब मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जरूरी है, ये दो पढ़ लोगे घर से? हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर पेपर में आए तो आप लिख पाओ। ठीक है? मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जरूरी है देख लेना। ठीक है? वही है कि अलग अलग सर्विसेज के साथ आपको कोलैबोरेशन करनी होती है, कैसे आप कॉल पे डॉक्टर को बुला सकते हो, कैसे और एनहांस कर सकते हो अपने उसको सर्विसेज को, है ना? कैसे ज़्यादा एथिकल बन सकते हो, कैसे कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो, ये सब हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है यार। तो यहाँ पे ये डालने की जरूरत नहीं थी, बस फॉर एग्जाम्पल डाल दिया कि हर जगह यूज होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा जनरल है, आप पढ़ लेना, सेम सेम चीज़ें यहाँ पे लिखनी होगी। और गवर्नमेंट एजेंसी एंड डिपार्टमेंट के बारे में भी आप लिख लोगे, ये पढ़ा देता हूँ एक बारी, वो तो ऊपर वाला समझ जाओगे, गवर्नमेंट एजेंसी वाला पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं, है ना? आइए देखिए, कह रहा है पीएसयू सेंट्रल स्टेट म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूज द टैक्स पेयर्स मनी टू प्रोवाइड द सर्विस। सेम लिखा है बिल्कुल। एंड हेंस दे नीड टू फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंट इवेल्युएट द स्ट्रेटजी एनेबल देम टू, बहुत बिल्कुल सेम। देखिएगा हाउएवर द स्ट्रेटजी इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। कह रहा है पॉलिटिशियन एंड द डायरेक्टिव, ये देख लेना, मतलब वो सेम है, बस अलग अलग बिजनेस में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए आप उसके बेनिफिट को उठा के चीजें लिख सकते हो। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखना है कि क्या लिखा है और वहां से चीजें पिक करके लिखनी है। एक दो बार ये चीज भी पूछी है इंस्टीट्यूट ने, लेकिन ज्यादा वो क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन और बेनिफिट और कॉर्पोरेट लेवल के फंक्शन, और एक और कौन सा था जो सबसे लास्ट का पढ़ा हमने, फंक्शनल लेवल के जो फंक्शन है, जो मतलब काम होते हैं स्ट्रेटेजी को लेके, है ना? तो ये चीजें वो पूछेगा। यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस उसको याद करना है। डन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। थैंक यू। हाँ, 1 खत्म, 1 खत्म बच्चे।